चार गोरी जेठानियों ने की काली देवरानी की मुंह दिखाई। अरे अब क्या हम लोग यहीं पर पहरेदारी करते रहे माँ की? अभी तक उस कल्लो मैया को लेकर ही नहीं आई। तभी घर के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। ये लो आ गई हमारी कई देवरानी। दरवाजा खोलते ही सामने चारों जेठानियां अपनी देवरानी के साथ अपने देवर और अपनी सास ससुर को देखती हैं। देखो तो सही कितने ठाट से लेकर आ रहे हैं इस कल्लो को। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि इस काली माता के अंदर देवर जी को दिखा क्या। प्यार अंधा होता है ये सुना था, लेकिन इतना काला होता ये पहली बार देख रही हूँ। तभी सुष्मिता अपने बेटे नितिन के साथ आयशा को दरवाजे पर लेकर आ जाती है। अरे तुम तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। देखो तुम्हारी देवरानी आ गई है, अब इसका गृह प्रवेश करो। सही कहा माँ कि बेसब्री से इंतजार करने का फल कितना काला निकला। क्या बोल रही हो तुम ये? माफ करना माँ जी, मेरे जुबान फिसल गई। तुम चारों कम से कम आज के दिन तो अपनी जुबान को संभाल के रखो। सुष्मिता के ऐसा कहने के बाद चारों अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती हैं। चलो बहू घर के अंदर आओ, आज से यही तुम्हारा घर है। अच्छा कियारा, नी बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए तुमने थाल को सजवा दिया या नहीं? अरे माँ जी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपकी बात को टाल दें, हमने सारे इंतजाम करवा रखे हैं। फिर देरी किस बात की है, चलो मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं। आयशा अपनी जेठानियों के साथ चलने लगती है कि तभी रेशमा कहती है, अरे अब अपने चेहरे पर घूंघट तो कर लो, मुंह दिखाई क्या मुंह गाड़ के करोगी? रेशमा के ऐसे कहने पर आयशा अपना घूंघट नीचे कर लेती है। उसे अपनी चारों जेठानियों की बातें बहुत अटपटी लगती हैं, लेकिन फिर भी वो सब सुनकर हॉल में जाकर बैठ जाती है। हमारी देवरानी की मुंह दिखाई होने वाली है। आप सभी लेडीज एक के बाद एक अपना शगुन लेते आएं और हमारी देवरानी को देते जाएं। कियारा के ऐसे कहने पर एक के बाद एक सभी औरतें आती हैं और आयशा की मुंह दिखाई करने लगती हैं, लेकिन किसी को भी आयशा का काला रंग पसंद नहीं आता। अरे सुष्मिता, ये कैसी बहू लेकर आई है तू, इतनी काली? अरे नितिन तेरा इतना सुंदर है और इस लड़की को देख कितनी काली है। बात तो बराबर करी आपने मन की, ये हमारी सास को सोचना चाहिए था। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? काला और गोरा क्या होता है? इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। लेकिन माँ जी आपको जोड़ी भी तो देखनी चाहिए थी। रब ने बना दी जोड़ी, ये जोड़ी तो रब ने ही बनाई है। तभी तो आज आयशा हमारे घर की हम सभी के बीच दुल्हन के जोड़े में बैठकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म करवा रही है। मैंने अपनी बहू के लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे हैं। सुष्मिता अपनी काली बहू की मुंह दिखाई के लिए तोहफे और गहने लेकर आती है, तो आज तक उसने अपनी गोरी बहू को भी नहीं दिए थे। इतने सारे तोहफे गहने माँ जी ने कभी हमें तो नहीं दिए। माँ की तो जैसे हमसे प्यार ही नहीं करती, सिर्फ दिखावा करती हैं। अरे ये कैसी बात हुई तुम्हारी? मुंह दिखाई पर भी तो मैं कितना शगुन दिया था मैंने तुम्हें, और आज तुम्हें उस शगुन का कोई गुण एहसान नहीं है। तभी सबकी बातें सुनकर नितिन वहां आ जाता है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, अरे यहाँ तो मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। नितिन को आते ही देख आयशा बेचारी घूंघट में ही रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो आयशा? क्या हुआ है यहाँ? मैंने आपको कहा था ना, मेरे रंग रूप को लेकर कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। यहाँ मैं किसी को पसंद ही नहीं आई तो मुंह दिखाई कहाँ से होगी? तुम्हारी किसी के पसंद आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो हो गई बहुत मुंह दिखाई, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। उस वक्त तो नितिन आयशा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है, जहां उनकी उस रात फर्स्ट नाइट होती है। अगले दिन आयशा बहुत खुश होती है। मैंने अपने हाथों से ये खीर और आपका लंच बनाया है, ये अपने लंच टाइम पर खा लेना और ये खीर टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो आयशा, थैंक यू मेरा लंच बनाने के लिए। चलो अब मैं चलता हूँ। नितिन ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद चारों जेठानियां सुबह उठती हैं, जहां उनकी नजर रसोई में आयशा के ऊपर पड़ती है। देखो तो सही, हमारी काली देवरानी को सुबह उठते ही रसोई में पहुंच गई है। चलो आज अपनी फरमाइश इससे बनवाते हैं। चारों की चारों एक साथ तांडव करने रसोई में पहुंच जाती हैं और आयशा को अपनी उंगली पर नचाने लगती हैं।
मेरे लिए कॉफी और सैंडविच बना देना। कल रात की पार्टी में मैंने सही से खाना नहीं खाया, काम करो मेरे लिए आलू के पराठे और चटनी बना देना। मेरे लिए ऑरेंज जूस और फ्रूट चाट रेडी कर दो। मेरे लिए इडली सांभर बना देना, काफी दिनों से खाया नहीं है, आता तो होगा ही। इतना कहकर चारों की चारों अपने कमरों में पहुंच जाती हैं। हे भगवान, मुझे तो इतना कुछ बनाना भी नहीं आता, मैं कैसे बनाकर दूंगी अपनी जेठानियों को। आयशा यूट्यूब ऑन करती है और यूट्यूब से देख देख कर अपनी जेठानियों का कहा हुआ ब्रेकफास्ट बनकर तैयार करने लगती है, जिसके बाद वो सारा खाना बनाकर उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेती है। जेठानी जी आ जाइए, मैंने आपका ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। बिना मेहनत का किया हुआ खाने के लिए वह चारों फौरन आ जाती हैं। ची 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 ची, ये क्या बनाया है, पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। हे भगवान, तेरे जैसी कल्लों से और उम्मीद ही क्या थी, तुझे तो पराठे बनाने भी नहीं आते। चारों जेठानियां आयशा के ऊपर बरस पड़ती हैं और वह वहीं रोने लगती है। मैं फिर से बना देती हूँ, मुझे माफ कर दो जेठानी जी। इस घर का राशन ही तो खाने आई है तू। एक काम कर, ये सब छोड़कर जाकर घर के सारे काम कर, समझी या नहीं। आयशा चुपचाप जाकर घर के सारे काम खुद करती है। वहीं सुष्मिता जब मंदिर से वापस आती है तो पूरा घर साफ दिखाई देता है और चारों जेठानियां सोफे पर बैठी होती हैं। लगता है आज बहुत अच्छे से साफ सफाई हुई है घर की, कितना अच्छा लग रहा है घर। किसने की होगी इतनी अच्छी साफ सफाई? आपकी नालायक काली कलूटी बहू अपने कमरे में सो रही है। हम चारों के अलावा और है कौन जो इस घर को संभाल सकता है? क्या कहा? आयशा अभी तक सो रही है और घर का सारा काम तुमने किया है? और नहीं तो क्या माँ जी, ये तो होना ही था। एक तो काली कलूटी, ऊपर से कामचोर। चलो बहनों, चलते हैं यहाँ से। फिर क्या था, रोजाना इसी तरह बेचारी आयशा घर के सारे काम करती और चारों जेठानियां मिलकर सारे काम का क्रेडिट खुद अपने ऊपर ले जाती। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब आयशा बहुत ज्यादा कमजोर और थकी थकी लगने लगती है। अरे ऐसा बहू, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो उतरा हुआ लग रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके होकर आ सकती हूँ? सुष्मिता को सब कुछ पहले से ही मालूम था। उसकी हालत देखते ही सुष्मिता उसे उसके मायके जाने के लिए बोल देती है। आयशा अब अपने मायके चली जाती है और घर के सारे काम उन कामचोर जेठानियों को मिलकर करने पड़ते हैं। घर के काम करने से उनकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है और उनके चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। ये देखो ना, कितनी झुर्री आने लगी है चेहरे पर। चाहे रंग गोरा हो या काला, एक ना एक दिन सबका चेहरा ढल जाता है। ठीक कहा तुमने, कहीं हमारी देवरानी की बद्दुआ तो नहीं लगी हमारे चेहरे को? हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। सही कहा, हमने अपनी देवरानी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हमें उसे बुला लेना चाहिए। चारों जेठानियां अपनी सास के पास जाती हैं और अपनी देवरानी को बुलाने की बात करती हैं। सुष्मिता उन्हें उसी समय डांटती है। एक तो वो बेचारी काले रंग को लेकर पहले ही बहुत परेशान थी, ऊपर से तुमने उसके काले रंग का इतना मजाक उड़ाया, उसे घर के अंदर नौकरानी की तरह काम करवाया, और आज जब वही सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। आज अगर तुमने उसके साथ ऐसा ना किया होता तो वो मायके नहीं जाती। माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमारी देवरानी को वापस बुला लीजिए। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सुष्मिता उन पांचों की बात मान लेती है और वो अपनी सबसे छोटी बहू को वापस बुला लेती है। आयशा वापस लौट आई, जिसके बाद वह अपनी जेठानियों का बेशुमार प्यार भी देखती है और अब वह पांचों देवरानी जेठानी एक साथ एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।